हाँ भाई, रीट की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और इस तैयारी को और ही शानदार बनाते हैं। पिछले जो पेपर हैं उनको जरूर रिवीजन करके जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पिछला जो पेपर 2022 में L1 का हुआ था, उसकी साइकोलॉजी का हमें देखना चाहिए, चाहे हम L1 की तैयारी कर रहे हैं चाहे L2 की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? आपको असत्य ढूंढना है, यानी कि 4 कथनों में से क्या ढूंढना है? असत्य ढूंढना है। आप चलो जल्दी से कमेंट करो इस प्रश्न का उत्तर, आपने देख लिया होगा। तो पहला है, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। अरे भाई गलत बात है, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, समझना जरूरी है, यानी कि ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। बच्चा एक एकीकरण पूर्ण रूप से विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल सही बात है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल बात सही है। डेवलपमेंट क्या है? सिक्वेंशियल प्रोसेस है, तो ये भी बात सही है। पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है। असत्य में क्या आ जाएगा भैया? केवल ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? केवल ए, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन डी। तो कितने लोगों का सही था? बिल्कुल, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को थोड़ा समझना है। ये जरूर देख लेना प्रश्न में कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, क्योंकि अगर आपने प्रश्न को जल्दीबाजी में पढ़ा और सत्य पे टिक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे, है ना, परीक्षा में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं भैया। खालिस्तान भरवर है, यह तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अब बताओ, क्रमबद्ध और प्रगतिशील किसकी बात करता है भाई? प्रगतिशील की बात कर रहा है। प्रगतिशील आते ही मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस की बात करता है, विकास से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा बताया? विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित हो जाएगा भैया, क्योंकि आपको पता है विकास में ही गुणात्मक बातें होती हैं, प्रगतिशील बातें होती हैं। शानदार प्रश्न है, जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, बचपन की विशेषता नहीं पूछ रहा है। अब देखो, बचपन की बात क्या करें? बचपन का मतलब क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था, लगभग 2 से लेकर 6 साल तक की आयु यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। तो प्राक टोली भैया, प्री गैंग एज होती है, बिल्कुल होती है। 2 से 6 वर्ष का जो बालक होता है पूर्व बाल्यावस्था में, प्राक टोली यानी कि टोली एज। अगर टोली एज आ जाए, टोली है ना, टोली कब बनाता है बच्चा, है ना, यहाँ पे क्या है? प्री गैंग एज है, ध्यान रखना। प्री गैंग आ जाए तो पूर्व बाल्यावस्था, और टोली यानी कि गैंग एज आ जाए तो उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि टोली बनाता है बच्चा 6 से लेकर के 12। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? प्री टोली, अरे प्राक टोली पूछ रहा है, इसलिए ये तो विशेषता है भाई। इमिटेशन करता है बच्चा, इमिटेटिव एज है, बिल्कुल सही है। अनुकरणीय आयु, बिल्कुल सही है। छोटा बच्चा है, आपको देख करके सीखता है, अनुकरण करने लगता है हर चीज का। सवाल करने की आयु है, बिल्कुल सही है। 2 से 6 वर्ष का बच्चा क्वेश्चनिंग एज है, जिज्ञासा प्रवृत्ति रखता है, भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पूछता है। तो एज है, खिलौनों की आयु है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि सारी विशेषताएं भैया, ये तो सारी विशेषताएं। उत्तर कैसे लगाएगा बच्चा? स्टार दिया था, क्या दिया था? स्टार। भैया सारी की सारी बचपन की विशेषता दे दी। बच्चा क्या करेगा इसमें बताओ? बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, छोड़ेगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो टिक करेगा। लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं आने चाहिए पेपर में ना, गड़बड़ पैदा करते हैं, सभी विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो भैया। प्रकृति एवं पोषण विवाद, प्रकृति एवं पोषण विवाद, नेचर और नर्चर, ये किससे संबंधित है? भाई आपको पता होना चाहिए। मानव विकास के लिए, मानव विकास के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? तुमने खूब पढ़ा है साइकोलॉजी में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वंशक्रम। क्या होता है? वंशक्रम, यानी कि आपका जो अनुवांशिकी है उसका योगदान जरूर होता है। दूसरा किसका होता है? वातावरण का। किसका होता है? वातावरण का। वुडवर्थ ने भी कहा था भाई, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों देख लो भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा? कमेंट करो जल्दी फटाफट। अरे कमेंट क्यों नहीं कर रहे यार? कमेंट आ ही नहीं रहा भाई तुम्हारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देखो, अनुवांशिक एवं वातावरण, है ना। वंशानुक्रम, अनुवांशिकी और वातावरण, ये दोनों का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है भैया, IQ पूछ ली, टैलेंटेड चाइल्ड की। अब इसके लिए तो भैया आपको कोई ना कोई सारणी याद होनी चाहिए, है ना, चाहे टर्मन की याद करो चाहे और किसी की। तो टर्मन महोदय ने क्या बोला था कि एक का याद कर लो वर्गीकरण, है ना। एक तरफ IQ लिख लो, इसको बार बार लिख लिख कर देखो, क्योंकि प्रश्न बनेंगे यहाँ से, है ना। वर्गीकरण बिल्कुल बनेगा यहाँ से, प्रश्न आपको याद करना चाहिए भैया, रीट की तैयारी कर रहे तो। 140 या इससे ऊपर आ जाए तो भैया प्रतिभाशाली होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 120 से 140, 120 से 140 को जल्दी कमेंट करो। यहाँ पे क्या होगा? प्रखर बुद्धि वाला होगा, यानी कि बहुत अधिक वाला, प्रखर बुद्धि वाला 120 से 140 में आ जाएगा। और 110 से 120 बताओ, 110 से 120 में बताओ तुम क्या करोगे? यहाँ पे औसत से अधिक, औसत से अधिक, औसत से अधिक की बात कर रहा हूँ भैया। अब औसत की बात कहाँ कर रहा है टर्मन? 95 से लेकर 110 तक, यानी कि ज्यादातर 90 से लेकर के 110 तक, 90 से लेकर 110 तक, ठीक है ना, 90 से लेकर 110 तक। और इससे नीचे वाली सारी याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या निकल रहा है?
140 निकल रहा है, 140 निकल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छठे नंबर पे। छठे नंबर पे क्या बोल रहा है, स्कूलों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाना है। नहीं भाई, अगर विशिष्ट महसूस करवाएगा तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे के साथ। छात्रों के बीच अंतर कम करने हेतु, अंतर तो करना ही नहीं है, कम ज्यादा कुछ नहीं करना है। छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं एवं प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, अरे भैया छात्रों प्रदर्शन तो जानना है, टीचर को जब तो पढ़ा पाएगा, जब तो प्लानिंग करा पाएगा। समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस बालक को किस तरह के मेथड से पढ़ाना है, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है और सीख रहा है। ये दोनों चीजों का ध्यान रखने के लिए हमको व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठे में। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। देखो पिछला पेपर पढ़ के जाएंगे तो बहुत फायदा होता है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भैया, एक 16 वर्ष की आयु का बच्चा जिसको बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक आए तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो भैया इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सूत्र याद रखना पड़ेगा। सूत्र बताओ, आईक्यू का सूत्र कमेंट करो फटाफट। आईक्यू का सूत्र था मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक आयु गुणा में 100। बिल्कुल सही है ना। आपको आईक्यू दे रखी है 75, तो 75 बराबर क्या दे रखा है, मेंटल एज निकालनी है भैया। और आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सीख लेना है भाई, कहीं वहां पे जाकर दिक्कत पैदा हो जाए ना। क्रोनोलॉजिकल एज 16 दे रखी है ना, तो आपको पता है वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, MA गुणा 100 बराबर 75 गुणा 16। आया कि नहीं आया बताओ। अरे ऐसे ही निकालेंगे ना वहां पे, और MA बराबर क्या निकाल देंगे फिर 75 गुणा 16 बटे में 100 आ जाएगा। बात सही है कि नहीं है। 25 चौके 100, 25 थी 75, 16 थी 48 बटे 4, कितना आ गया भैया 12। देखो गणित थोड़ी आनी चाहिए ना, 12 आंसर आ जाएगा। 7वें का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं। इससे प्रश्न आएगा, ध्यान रखना भाई, करके जाना प्रैक्टिस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 में सीधा आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है भैया, सिद्धांत पूछ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। अब ये सिद्धांत किसने दिया भैया, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये बताओ जल्दी कमेंट करो फटाफट। तो ये सिद्धांत किसका है, थॉमसन का है भैया। क्या है, थॉमसन का है ये सिद्धांत। तो आपने पिछले पेपर देखने से आपको यही पता चलता है। थॉर्नडाइक भैया, थॉर्नडाइक ने बताओ क्या दिया, कमेंट करो। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, कमेंट कर दीजिए। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। भैया याद कर लेना, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां जरूर याद कर लेना, परीक्षा में प्रश्न बनेगा निश्चित रूप से, परीक्षा में प्रश्न बनेगा। यहाँ पे अब प्रक्षेपी विधि पूछ रहा है सीधी सीधी, तो प्रक्षेपी विधि में क्या आ जाएगा, कथानक संप्रत्यय परीक्षण। कथानक संप्रत्यय परीक्षण क्या होते हैं बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, इसका मतलब क्या है। अरे ऐसे प्रश्न जिनमें वाक्य या कहानी की पूर्ति करवाए, वाक्य या कहानी की पूर्ति करवाए, है ना, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों याद करके जाना, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, परीक्षा में आ सकता है, परीक्षा में आ सकता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है बताओ। अरे क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, सबको पता है ना, प्री BST से लेकर के और प्री B.Ed सब में आता है प्रश्न। सृजनात्मकता बताओ कमेंट करके। अपसारी चिंतन क्या आएगा भैया, अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, बहुत ज्यादा उसका विस्तार होता है, सोचने में व्यापकता होती है ना, इसको आगमनात्मक चिंतन भी बोलते हैं। अपसारी चिंतन को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये प्रश्न बार बार रिपीट होने की संभावना बनती है, ठीक है, कर दोगे इसको तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तैयारी जबरदस्त चल रही है तुम्हारी यार, करोगे क्यों नहीं बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो भैया, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। समायोजन को बढ़ाने की बात कर रही है। अगर तीव्र चिंता है, अरे चिंतित हो तो क्या समायोजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया। बीमारी का डर है, पहले से समायोजन नहीं हो पाएगा। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, भैया अपराध बोध हो रहा है, कैसे हो पाएगा, ठीक है ना, पहले से सोच रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, बिल्कुल सही है। अगर आप चिंता मुक्त हैं और आपको डर ही नहीं है किसी प्रकार का, है ना, फ्री है आप हर तरह से, है ना, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी, तो आपको टेंशन ही नहीं है भैया, यही हो जाएगा, समायोजन अपने आप हो जाएगा जब चिंता मुक्त होकर जाएंगे। बिल्कुल सही है ना। तो ये आप देख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण पूछ लिए भैया। प्रतिभाशाली प्रश्न पहले भी देख लिया आपने, 140 प्लस IQ वाला बच्चा, और फिर से देखो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण पूछो। अभिव्यक्ति में नव्यता, यानी कि वो क्या करेगा, हर चीज में जब वो बोलेगा तो नवीनता लाएगा, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभाशाली, जिज्ञासु रहेगा, बिल्कुल सही बात है। वार्तालाप प्रिय, वार्तालाप प्रिय नहीं कहेंगे, वार्तालाप करेगा, लेकिन वार्तालाप प्रियता का मतलब बहुत ज्यादा टॉकेटिव बच्चा, ये तो नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाला। अति सक्रियता, ये भी गलत है, अति सक्रिय नहीं रहे, सक्रिय रहेगा वो। तो आपका ऑप्शन नंबर
एक और दो सही है, एक और दो, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? बिल्कुल समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वार्तालाप प्रिय होगा, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे लिखा है टॉकटिवनेस। टॉकटिवनेस का मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला, बहुत बातूनी, ऐसा नहीं होता है प्रतिभाशाली, वो देख करके बात करेगा समय के हिसाब से। तो 12वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने लोगों का सही है बताओ? सबका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भैया, और फिर से आ गया देखो, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? भाई फॉर्मूला याद कर लो बुद्धि लब्धि का, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और ये किसने दिया और पूछ लिया भैया, तो तुमको पता है इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी, है ना? ईस्टर्न भाई साहब, ईस्टर्न भाई साहब भी इसमें शामिल है कि नहीं है? ईस्टर्न भाई साहब ने दिया, फिर टर्मन ने पूरा कर दिया है ना, गुणा कर दिया 100 से। बिल्कुल बात सही है क्या? तो यहाँ पे दोनों आंसर आने चाहिए, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है यहाँ पे, है ना? और आपके जो रीट है उसने भी क्या माना? दोनों मान लिया, यहाँ पे दोनों ही मान लिया, ठीक है। वैसे टर्मन का माना जाता है कंप्लीट करने वाला, लेकिन भैया टर्मन ने तो पहले से भी उसको मसाला मिला था ना, मसाला मिला था कि नहीं मिला था? बताओ, कमेंट करके बताओ। ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, ये प्रश्न आएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, है ना? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है, रवि का एक टेस्ट लिया, IQ टेस्ट, उसका बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है भैया। अब बताओ, औसत बुद्धि वाला बच्चा और औसत से अधिक बुद्धिमत्ता वाला बच्चा के बारे में देखो। हालांकि वह पढ़ने, वर्तनी एवं सामाजिक विज्ञान में बहुत कम ग्रेड लाता है, मतलब पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, वर्तनी में दिक्कत है, सामाजिक ज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, यानी कि नंबर कम है। लेकिन बात क्या कर रहा है, उसके गणित में ग्रेड काफी अच्छे हैं। अरे ग्रेड, गणितीय संबंधी अशुद्धि क्या है? डिसकैलकुलेट, और वो तो कह रहा है गणित में तो अच्छा है, गणित में तो अच्छा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, गणित वाली थोड़ी होगी। अरे नहीं हो सकती ना भैया। कह रहा है रवि लेखन कौशल में बहुत अच्छा, अरे लिखने में बहुत बढ़िया है। आपको पता है लेखन संबंधी जो असमर्थ है वो क्या है? डिस्ग्राफिया। तो लेखन में तो अच्छा है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। बात कहाँ आ रही है? पढ़ने में आ रही है। अरे पढ़ने में आ रही है तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत है क्या? विकार याद करके जाना भैया, ज्यादातर इनमें से ही आते हैं, ज्यादातर इनमें से ही आते हैं, लेकिन 4-5 और याद करके जाना ना, डिस्प्रैक्सिया वगैरह। बाकी इनमें से ही आने की गारंटी है, मैं बता रहा हूँ, इनमें से ही आने का चांस बनता है, चांस बनता है भाई पूरा पूरा, है ना? याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, L1 L2 दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 15 पे फिर से एक कथन दे दिया आपको, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। स्किनर महोदय, देखो स्किनर महोदय आ गए यहाँ पे, है ना? 15वें में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो देखो कथन में आपको टेंशन नहीं लेनी, अगर कथन डिफिकल्ट आता है तो आपको याद नहीं होगा तो तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक अंकन तो नहीं है, आपको सारे प्रश्न करके आना है। एक भी प्रश्न छोड़ा तो नकारात्मक अंकन हो जाएगा। अरे खाली क्यों छोड़ेंगे अपन? बेवकूफ थोड़ी है रीट वाले बंदे जो खाली छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ सकते हम, है ना? 16वें नंबर पे आ जाओ। 16वें नंबर पे देखो, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल कराए भैया, मूल गणित विषय के सवाल करवाए, जोड़ गुणा बाकी भाग करवा दिया ना। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकान द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। भाई कई बार ऐसा होता है ना, सामान खरीदने जाते हैं, दुकानदार ज्यादा पैसे लगा देता है, लेकिन अगर आपको गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग आते तो आप उस गलती को पकड़ लेते हैं, और वही काम किया सृष्टि ने। तो बताओ क्या हुआ? अरे सकारात्मक स्थानांतरण, बिल्कुल सही है ना? जो सिखाया उससे दूसरी बात पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? सकारात्मक स्थानांतरण होना चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक स्थानांतरण होता है क्या? बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। अरे जल्दी बताओ, सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? अरे इसको धनात्मक स्थानांतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धनात्मक भी बोलते हैं, ध्यान रखना, धनात्मक। पॉजिटिव ट्रांसफर है, क्योंकि जो सीखा उससे दूसरी चीज को भी ध्यान दिया, यानी कि पूर्व अर्जित ज्ञान जो है ना, आपने पहले से ज्ञान सीखा हो, उससे नवीन ज्ञान को अर्जित करने में जब सहायता होती है तो वहां पे क्या हो जाता है? धनात्मक स्थानांतरण हो जाता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीख गए तो मोटरसाइकिल चलाने में आसानी हुई कि नहीं हुई? अरे हुई ना, बिल्कुल हुई, आराम से हुई, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? अगर आपने पहले से कोई ज्ञान सीखा हुआ है, अगर नवीन ज्ञान सीखने में बाधा उत्पन्न हो रही है, नकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक। जैसे मान लो मेरे पास कीबोर्ड है, मैंने यहाँ पे अंग्रेजी की टाइपिंग सीख ली, फिर यहीं पे हिंदी की टाइपिंग करूंगा तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी, है ना? शून्य स्थानांतरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीखने का ना तो बाधा होती है, ना उसका कोई फायदा होता है। यानी कि जैसे आपने हिंदी सीख ली, अरे हिंदी सीख ली तो आपको क्या भूगोल में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, है ना? कोई लॉस होगा? नहीं होगा, है ना? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? अरे आपके सामने भी कोई समस्या आती है कि नहीं है? कभी कभी लगता है कि यार राजस्थान पुलिस की नौकरी करूं या टीचर की, ऐसी समस्या आती है, द्वंद में फंस जाते हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है माइंड के अंदर, है ना? द्वंदता आ जाती है, और ये प्रश्न रिपीट होता है भाई, ध्यान रखना, सारा याद करके जाना, परीक्षा में आ सकता है। यहाँ से आपको कोई आइडिया लगता है ना भाई किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत? भाई पुनर्बलन का सिद्धांत सबको पता है, कमेंट करो एक बार, बहुत पढ़िए, रीट में तैयारी करिए। क्रिया प्रसूत है ना,
ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कमेंट करो कि क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है अनुबंधन वाला किसने दिया, जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न जब आते हैं तो भैया इंटेलिजेंट बच्चे कर पाते हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा उदाहरण दर्शाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा समझते हो ना, इनर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वे अपने माता पिता से उपहार प्राप्त करें। अरे केवल गिफ्ट लेने के लिए अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, बाहरी प्रेरणा हो गई है ना। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है, क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देख सकेगी। अरे भैया ये भी आंतरिक नहीं है, टीवी देखना उसका ना। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती है, विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती है ना। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारी करने में रुचि रखती है। ये इंटरेस्टिंग बात है ना, रुचि रख रही है, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड है भैया, नई जानकारी प्राप्त कर रही है। यहाँ पे आपको क्या है, सकारात्मक प्रेरणा है। यहाँ पे सकारात्मक प्रेरणा, बिल्कुल बात सही है। आंतरिक अभिप्रेरणा वही तो होती है जब हमारा खुद का निर्माण हो रहा है, यानी कि बालक खुद से इंटरेस्ट करके काम कर रहा है, ये सकारात्मक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे कर देंगे आप, है ना। 19 में क्या कर देंगे, डी ऑप्शन। बिल्कुल सही है ना आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? भाई अधिगम के सिद्धांत याद कर लेना सारे के सारे। किसने नहीं किया? देखो थॉर्नडाइक ने किया अधिगम का सिद्धांत, बिल्कुल किया था। कमेंट करो कौन सा किया था। स्किनर ने किया था अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल किया था। कोहलर ने किया था, बिल्कुल किया था। तो किसने नहीं किया? बी.एस. ब्लूम ने। अब आपने तो साइकोलॉजी पढ़ी है, बी.एस. ब्लूम को भी पढ़ा है। चलो कमेंट करके बताओ किस क्या दिया इसने। इसने दिया था शैक्षिक उद्देश्य का सिद्धांत। क्या दिया था? शैक्षिक उद्देश्य का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया। ये ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न देखो किस तरह के पूछे जा सकते हैं। सरल प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। नहीं और है को जरूर से देखे जाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? यानी कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने। बार बार अगर आप किसी को बोल रहे हो ना कि ये कर दूंगा, पीट रहा है लगातार, तो या फिर उसको बार बार इनाम के लिए, उसकी रुचि कम हो जाएगी फिर, है ना। तो क्या होगा, उसकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उसकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। बच्चों का लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने में प्रोत्साहित होता है। नहीं, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। अगर आप बार बार ये काम कर रहे हो तो यहाँ पे बच्चों की जो रुचि होगी ना, इंटरेस्ट होगा, वहां पे जिज्ञासा उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि ये तो कहता रहता है ना, ये तो कहता रहता है। बिल्कुल सही बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आरटी एक्ट 2009 पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ? पढ़ना पड़ेगा भाई, प्रश्न तो पक्के आएंगे, प्रश्न तो पक्के आएंगे। चलो एक प्रश्न कमेंट करो। जो हमारी एसएमसी की बैठक होती है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होती है, महीने में किस डे को होती है? कौन सा वार होता है वो, ना वार या कोई दिवस फिक्स होता है उसके लिए? जल्दी कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पे प्रश्न आया, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षकों को प्रति सप्ताह निर्धारित घंटे कितने हैं? प्रति सप्ताह भैया सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन है। 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 45 घंटे, 45 घंटे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में नहीं है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी, ये प्रश्न बार बार आता है। उत्तम परीक्षण, उत्तम मूल्यांकन, उत्तम टेस्ट, कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है। बिल्कुल सही है ना। अभी क्षमता नहीं है भैया, एप्टीट्यूड नहीं है। ये ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा 23 में। बिल्कुल सही है ना ये प्रश्न। और ये प्रश्न मैं कह रहा हूँ घूम फिर के फिर से आएगा, इस बार भी आएगा ना। तो आप याद करके जाओ, इसी तरह से भी आ सकता है, या एक एक करके भी इनको याद करके जाना है कि विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में पा जाओ। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? अरे पहले ही कह दिया भैया, कौन इंपॉर्टेंट है? लर्नर। अरे लर्नर कौन है अपने लिए? बच्चा, चिल्ड्रन। शिक्षार्थी केंद्रित पहले ही बोल रहा है यार, छात्र केंद्रित बोल दिया तो आंसर निकालने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसे हलवा प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिलता है, तो टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा खुशी भी नहीं होनी है ना, ये सबके सही होते हैं। चलो भाई, एक चिंतनशील शिक्षक है भाई, एक रिफ्लेक्टिव टीचर है, हमेशा चिंतन करके पढ़ाता है ना, और बच्चों को ज्यादा सिखाने की कोशिश करता है। तो वो कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके। बिल्कुल गलत बात है, व्याख्या थोड़ा दे पाएगा भाई, चिंतनशील है तो। कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, क्या बात, गलत बात कर रहा है। कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, अनुशासन भी जरूरी है लेकिन अगला कथन पढ़ते हैं। छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतः क्रिया को प्रोत्साहन मिले, ये बिल्कुल सही बात है भैया, है ना। एक जो ऐसा टीचर होगा वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा बच्चों को इंटरेक्शन के लिए, है ना, स्टूडेंट और टीचर के बीच। अरे बातचीत करेंगे ना, जब बच्चे आपस में जिज्ञासा को शांत करेंगे, बार बार टीचर से प्रश्न पूछने की क्षमता रखेंगे, है ना, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम यानी कि एक लोकतांत्रिक क्लासरूम बनाएगा,
वही टीचर जबरदस्त माहौल बनाएगा। बिल्कुल बात सही है ना। 25 में डी आ जाएगा। और 25 में डी आएगा कि नहीं आएगा? अरे सबको पता है, तुम तैयारी इतनी तगड़ी करिए, तुम्हारी तैयारी फेल नहीं हो सकते तुम रीट में, किसी भी कीमत में फेल नहीं हो सकते भाई, इतनी तैयारी वाला। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, एक्शन रिसर्च का मतलब बताओ। सीधा अर्थ पूछा है, ध्यान रखना, अर्थ पूछा है तो आपको पता है क्रियात्मक अनुसंधान एक शैक्षिक अनुसंधान है और एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल करना है। कोई भी दिक्कत है विद्यालय से संबंधित, उसको तुरंत प्रभाव से हल करने की क्षमता, ये एक्शन रिसर्च का मतलब है। 26वें में सी हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है? अरे पिछले प्रश्न पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, बहुत प्रश्न हल होते हैं उससे, ठीक है ना। 27वां देखो, एनसीएफ 2005 पढ़ लेना। शिक्षक का काम क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बताओ। अरे फैसिलिटेटर है, सुविधा प्रदान करने वाला है, सुविधा प्रदान करने वाला है ना। सुविधा, तानाशाह थोड़ी बनेंगे वहां पे जाके कि मेरी नेतागिरी चलेगी, है शांत हो जाओ, ऐसा थोड़ी करेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे हम। सुविधा देंगे बच्चों को, जब उनको समस्या फेस होगी तो हम उनकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सही है ना 27वें का आंसर? बिल्कुल सही है भाई। चलो 28वें पे चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य जल्दी बताओ। मूल्यांकन का मामला क्या है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा थोड़ी है कि कौन बच्चा कमजोर है कौन, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उन बच्चों की पहचान के लिए जिन्हें उपचारी आवश्यकता है, उपचारी आवश्यकता है। उपचारी के लिए तो भैया निदानात्मक करेंगे ना, निदानात्मक करेंगे ना। सीखने की कठिनाई और समस्याओं के क्षेत्रों के निदान के लिए, ओ भाई निदान करने के नहीं, निदान करने के लिए तो हम उपचार करेंगे ना। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे, यही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का मेन मकसद क्या है भाई? हमने जो एजुकेशन बच्चों को दी है, उस एजुकेशन के थ्रू जो हम चाहते थे, जो उत्पादनशील चाहते थे, उस बच्चे के लिए क्या काम आएगा, वो चीजें हमने की कि नहीं की, है ना। यही तो इंपॉर्टेंट है एजुकेशन का मतलब। 28वां का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा ना। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन। 29 थोड़ा धैर्य रखिए, आ गए बस, आ गए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। अब देखो विकास के सिद्धांत दे रखे हैं और एक सिद्धांत का वर्णन, ठीक है, दोनों को मैच करवाना है। समीप दूराभिमुख सिद्धांत, समीप दूर यानी कि समीप से दूर, सीधा दे रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर से केंद्र से बाहर की ओर, है ना, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, बिल्कुल सही है। सिर पदाभिमुख, अब सिर से लेकर के पैर तक भाई सीधा सीधा दिख रहा है ना। दो आपको याद है, पहले में डी है और दूसरे में ए है। पहले में डी या में भी है और या में भी है, मतलब कॉमन है, चल रहे हैं। ये दोनों उत्तर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल बी और सी तो उत्तर नहीं हो सकते। आगे चलो, दूसरे में ए आ रहा है भाई, दूसरे में ए, ओ भाई इसमें ए नहीं है तो यही उत्तर हो गया ना। आगे देखने की जरूरत है क्या? अरे दो सही हो गया ना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे मिलाओ तो देखो, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 में बी हो जाएगा और चौथा अपने आप मिल जाता है ऐसे प्रश्न, बिल्कुल सही है ना। अरे भाई इसको याद करके जाना, फिर से इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट होता है, जटिल से कठिन। ये क्या है भाई जटिल से कठिन? जटिल से कठिन तो कोई होता ही नहीं, दोनों का समानार्थी दिया। विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य कभी नहीं होता है ना, हमेशा जनरल से होता है ना, सामान्य से विशिष्ट होता है। साधारण आसान, ये क्या है भाई? ये तो हो ही नहीं सकते है ना, बच्चा करेगा ही नहीं इनको तो, क्योंकि हम टीचर बनने की तैयारी करें तो करेंगे नहीं, यहाँ पे अटकेंगे। और आपको पता है कोई भी चीज़ पहले जनरल और फिर विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, ये विकास होता है। तो ये हमने प्रश्न पत्र देखा L1 का जो 2022 का रीट का हुआ था। पेपर बहुत ही शानदार आया था। पेपर अभी भी कठिन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ पेपर अभी भी कठिन नहीं आएगा। थोड़ी सी अच्छे से रिवीजन करके जाइए, रिवीजन से कॉन्फिडेंस आता है। पिछले सारे पेपर देखिए, है ना, पिछले सारे पेपर देखिए और मजा